ब्रह्म। भाई पुलकित जी हैं? जी जी गुरु जी। तो बताओ आज का। हाँ जी, तो आज का विषय वही रहेगा जो आवाज रिपीट हो रही है। जी, तो आज का विषय वही रहेगा जो कल बच गया था संभवतः थोड़ा बहुत। ये जो संयुक्त वर्तनी वाला थोड़ा बहुत बचा हो तो ये वाला, और इसके बाद वर्ण शिक्षा होगी। वर्ण शिक्षा जो विषय है इसके 5 अंक यही लिंक में दिया था आज। कल हम लोग संयुक्त वर्ण पर चर्चा कर रहे थे कि संयुक्त वर्ण का क्या आशय है, उसे कैसे लिखा और पढ़ा जाता है, क्या समस्याएं आती हैं। तो यह बात लगभग पूरी हो गई थी, मुझे लगता है। यदि किसी को लगता है इसमें कुछ शेष है तो कुछ बताएं, उसको हम लोग आगे बढ़ा दें। जिनके पास पुस्तक है देखी भी होगी, और कल जो चर्चा हुई है उसमें कुछ लगता है कुछ और आवश्यक है तो बताइए। कुछ बोलिए आप लोग, पुलकित जी और जो भी साथी जो कुछ कहना चाहें। क्या कुछ ऐसा लगता है उसमें कोई विषय छूटा हुआ है तो आगे बढ़ाया जाए। नहीं गुरु जी, ज्यादा कुछ नहीं है, हल्का मोटा आप इनके बारे में बोल सकते हैं। जैसे ये आया है अस्वर चिन्ह हलंत आदि के बारे में, रे अक्षर के भिन्न रूप, रे में उ की मात्रा, ई की मात्रा, या फिर जो ई ये ए, ये सब है। इनके बारे में थोड़ा सा हल्का सा बता के फिर उसका वर्ण शिक्षा शुरू करेंगे। नमस्ते जी। जी नमस्ते। कुछ कहना चाहते हैं सुनील जी, बताएं। नहीं, बस ज्वाइन कर। जी जी, तो अब हम लोग इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल हम लोग संयुक्त वर्ण वर्तनी पर चर्चा कर रहे थे। तो ये बात लगभग पूरी हो गई थी। जो विषय इसमें लिखे हुए हैं, और जैसा कि उदाहरण के रूप में हमने श्रीमद् भगवद गीता बताया था, वो इसमें लिखा हुआ है पृष्ठ 29 पर। किस प्रकार से परंपरागत रूप से लिखा जा रहा है और किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् राम आदि, और विद्या विद्या आदि की चर्चा तो हम लोगों ने कर ही दी है। तो मुख्य बात यही थी कि प्राचीन काल में हमारी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या बहुत अधिक थी। यहाँ संयुक्त वर्ण से आशय लिपि से है। उच्चारण में तो जो थे हैं अभी भी हैं और रहेंगे, उच्चारण में रहेंगे, उच्चारण में समस्या नहीं, समस्या लिपि में है। तो यदि कई वर्णों को मिलाकर एक संयुक्त वर्ण बनता है, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर एक ही होगा, उसमें व्यंजन एक से अधिक हो सकते हैं, तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो उन एक से अधिक व्यंजनों को मिला करके कुछ ऐसी आकृति बन जाती है जो एक स्वतंत्र चिन्ह जैसा लगता है। और उसमें कौन कौन से वर्ण हैं इसकी जानकारी न होने से उच्चारण में कठिनाई होती है। तो वैसे तो स्वाभाविक रूप से अब संयुक्त वर्णों को अलग अलग वर्ण अक्षर अलग अलग लिखे जाने लगे हैं, ये भी कल हम लोगों ने चर्चा की। अब वो ऐसे संयुक्त वर्णों की संख्या प्रयोग में कम ही हो रही है, अल्प हो रही है। अधिकतर संयुक्त वर्ण तो अलग अलग व्यंजन लिखे जाने लगे हैं, और लिखे जाने चाहिए, ऐसा हम लोगों का अपना मत भी है। इससे सुविधा होगी। और यही कह सकते हैं कि जो शेष हैं, हम इस पर दो
हाँ, ये बात ठीक है कि इसको समझना आवश्यक है कि दो पक्ष हैं इसमें। एक तो जो परंपरागत रूप से संयुक्त वर्ण लिखे जा रहे हैं उनको पढ़ना भी हम सीखें। यदि हमको गंभीर अध्ययन करना है संस्कृत साहित्य वैदिक साहित्य का, तो अभी भी बहुत से प्रतिष्ठित प्रमुख प्रकाशन हैं जो परंपरागत रूप से संयुक्त वर्णों का प्रयोग बहुत अधिक कर रहे हैं। जो कहें कि उसे वो एक प्रकार का शास्त्रीय या प्राचीन परंपरागत प्रयोग मानते हैं और उचित मान करके एक विद्वता मानते हैं कि भाई इस तरह का प्रयोग इन ग्रंथों में होना चाहिए, कर रहे हैं वो। और जो नई पीढ़ी की सामान्य शिक्षा है वहां संयुक्त वर्णों का प्रयोग घटता जा रहा है, जो उचित है हमारी दृष्टि में। तो दो पक्ष हैं। एक तो जो परंपरागत संयुक्त वर्ण हैं उनमें कौन कौन से अक्षर हैं उसे हम जाने तो उसका शुद्ध उच्चारण कर सकें। यह अभ्यास भी हमको करना चाहिए जो इस पुस्तक में पृष्ठ 24 पर 26 पर दिया हुआ है कि संयुक्त वर्ण में कौन कौन से अक्षर हैं उनको जान लें और सही उच्चारण करना सीखें और अपनी बात नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करें कि सभी अक्षरों को यथासंभव अलग अलग लिखें। इतने में हम समझते हैं कि ये विषय एक प्रकार से पूर्ण हो जाता है और कोई विशेष बात नहीं है। भैया ने कहा ये रा अक्षर है। अब रा जब वो हलंत होता है तो ऊपर लगता है, ये जान ले, है ना। जैसे हमने कहा था कर्म, कर्म में रा ऊपर लगेगा, वो अस्वर है, हलंत है, इसलिए ऊपर है, पहले पढ़ा जाएगा। जो ऊपर है वो पहले पढ़ा जाएगा और वो अस्वर हलंत भी होगा। जो नीचे वर्ण होता है उसको बाद में पढ़ते हैं और वह सस्वर होता है। जैसे कर्म में रा हलंत है और मां स्वर सहित है। बोलचाल में कह सकते हैं रा आधा है और मां पूरा है, ये स्पष्ट दिख रहा है। परंतु क्रम में देखना होगा, उसमें क्रम में का आधा है और रा पूरा है। क्योंकि का ऊपर है और रा नीचे है, का पहले पढ़ा जाएगा, वह अस्वर है, हलंत है या आधा है। उसके नीचे जो रा लगा है वह स्वर सहित है, पूरा है, उसे बाद में पढ़ा जाएगा। का ऊपर है पहले, रा नीचे है, वो बाद में। ये हमने आपको बताया था कि भारतीय लिपि में वर्णों को बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे सामान्यतः पढ़ा जाता है। केवल मात्राओं का स्थान कहीं भी हो सकता है, उस पर यह नियम पूरी तरह लागू नहीं होता। तो अब जैसे लोगों को ऊपर रा जो लगाना है, कहाँ लगना है, इस पर भी बहुतों को भ्रम होता है। जैसे कर्म को उदाहरण के रूप में हमने लिया है, तो हो सकता है इस रा को का के ऊपर लगा दें। अब का के ऊपर रा लगा देंगे तो का से पहले उसे पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे पुनर्जन्म है, पुनर्गठन है, तो पुनर्गठन जैसे शब्द में आप देखेंगे बहुधा लोग ये चूक करते हैं। गा के ऊपर रा होना चाहिए, अर्थात गा से पहले रा पढ़ा जाएगा, पुनर्गठन रा के पश्चात गा पढ़ा जाएगा। अब उसको लोग ना के ऊपर लगा देते हैं तो पूर्ण हो जाता है। ना के ऊपर लगा है तो ना से पहले पढ़ा जाएगा, तो पुनर्गठन में पूर्ण गठन हो जाता है। तो इस प्रकार हमको इसे ध्यान रखना पड़ेगा कि अस्वर है तो ऊपर रहेगा। लिखते समय हम ध्यान रखेंगे जो अस्वर है वो ऊपर रहेगा, पहले पढ़ा जाएगा। और पढ़ते समय भी ध्यान रखें जो ऊपर है वो पहले पढ़ा जाएगा और अस्वर उच्चारण होगा उसका। ये हमें लिखने और बोलने में ध्यान रखना होगा। अब उसमें एक सुधार सैद्धांतिक हम ये कर सकते हैं कि रा को हम यदि वो अस्वर है तो सीधे सीधे रा लिखकर हलंत लगा दें, समस्या समाप्त। यदि पुनर्गठन में ना के पश्चात रा लिखें और हलंत लगा दें, उसके पश्चात गठन लिख दें, तो इसे हर कोई पुनर्गठन ही पढ़ेगा। फिर पढ़ने में किसी को कोई भ्रम नहीं होगा और लिखने में भी कोई भ्रम नहीं होगा कि इस हलंत रा को कहां लिखा जाए।
स्पष्ट है वो ना के पश्चात ही लिखेगा। तो ये सुधार हम कर सकते हैं, यथासंभव हम करने का प्रयास करें। परंतु ये ठीक है कि हम थोड़े से लोग इस प्रकार का निर्णय लेकर पूरी व्यवस्था तो नहीं बदल सकते। इसलिए जो व्यवस्था चल रही है उसको समझना भी आवश्यक है, जिससे हम सही उच्चारण कर सकें, ये महत्वपूर्ण है। और आपस में प्रयास करें कि इस प्रकार से लिपि को सुधार कर लिखें तो उसे पढ़ने लिखने में हमारे नई पीढ़ी को, नए साथियों को कोई असुविधा न हो। ये दोनों दिशा में हमें कार्य करने है ना। तो अब राम में जैसे ऊ की मात्रा है, ऊ ऊ बहुधा लोगों से चूक हो जाती है। रुपया में छोटा ऊ है, रूप में बड़ा ऊ है। अब छोटा ऊ की मात्रा राम में कैसे लगाएं और बड़ा ऊ कैसे अंतर? अधिकांश लोग एक सा ही लगाते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा। लिखने में तो चूक कर ही जाते हैं। पढ़ने में भले ही कम चूक होती हो, छपा हुआ आता है तो छपा हुआ सामान्यता सही होता है, ये मान के चलें, क्योंकि वहां जो लिखने वाले लेखक संपादक आदि होते होंगे वो कुछ योग्य होंगे, हो सकता है वो देख लें कि वहां पर मात्रा सही लगी हो। जो एक मानक अच्छे स्तर के प्रकाशन है वहां पर तो सही लगा होगा, आप उसे सही पहचान लेंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ। और जो सामान्य स्तर के प्रकाशन होंगे जहां इतने सुयोग्य लोग इतने ध्यान से नहीं देखते, वहां पर ये भूल चूक बहुत होती है, बहुत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें तो यही कह सकते हैं कि लिखा क्या है उसको तो हम सही पढ़ सकें जितना ठीक है। लिखते समय इसमें अधिक ध्यान रखना होगा कि छोटा ऊ राम में छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, तो उसकी मात्रा हम लिखते समय, चाहे वो हम हाथ से लिख रहे हों या यांत्रिक टंकण मुद्रण कर रहे हों, कंप्यूटर पर लिख रहे हों, तो वहां इसका हम यथासंभव ध्यान रखें, सही लिखें। अब इसमें भी सुधार यही संभव है कि रात से ही रामे भी लगा दे तो समस्या समाप्त, फिर किसी को यह भ्रम नहीं होगा। राम में अलग तरह से मात्रा लगती है ऊ की तो भ्रम होता है। आ ई ए ओ आदि की मात्राएं राम में भी वैसे ही लगती हैं जैसे का आदि अन्य अक्षरों में लगती हैं, तो उसमें कोई भ्रम नहीं होता, केवल ऊ में भ्रम होता है। तो ऊ ऊ लघु ऊ दीर्घ ऊ है, ये भ्रम होता है। तो उसमें लिखने में हम चाहें तो सुधार कर ले, राम में भी वैसे ही मात्रा लगाएं जैसे काखा आदि अन्य अक्षरों में लगाते हैं। वो उसमें भी वही बात है कि हम थोड़े से लोग सुधार का प्रयास कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। हो सकता है धीरे धीरे पूरा समाज अपना ले। तब तक जैसा लिखा जा रहा है उसको भी हमें जानना समझना चाहिए, ये तो आवश्यक है ही, है ना। तो ये भैया ने ठीक कहा था, ये सैद्धांतिक विषय है, परंतु व्यवहारिक इतना तो है ही कि जो लिखा जा रहा है उसे सही रूप में पढ़ना सीखें। और यदि हम परंपरागत रूप में ही लिखना चाहते हैं तो उसको सही रूप में लिखना सीखें, और उसके पश्चात यदि हम उसमें सुधार कर सकते हो, अच्छी बात है। हम थोड़े से लोग आपस में सुधरे हुए रूप में, परिष्कृत रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है धीरे धीरे समाज को अच्छा लगे, लोग अपना लें और सभी लोग वैसा करने लगें, तो इसकी संभावना तो है। तो ये विषय आप इसमें पढ़ सकते हैं, और यदि कहीं कोई विचार विमर्श करना हो तो हम इस कक्षा में कर सकते हैं, और तो किसी दिन रविवार को विशेष चर्चा भी कर सकते हैं। शेष ई ए आदि के प्रयोग जो बताए गए हैं, या में ए की मात्रा लगाएं या स्वर ए लिख दें, ये तो वर्तमान भाषाओं के लिए है। जो हम लोग खड़ी बोली लिखते हैं मुख्य रूप से उसके लिए है, संस्कृत भाषा से उसका कोई विशेष संबंध नहीं है। संस्कृत में तो सीधी सी बात है, व्यंजन प्रधान भाषा है, उसमें या लिखेंगे, उसमें मात्रा लगाएंगे। हाँ, इसमें एक बात ध्यान में आ गई, पता नहीं इस पुस्तक में लिखी हो तो, न लिखी हो तो जान लें। सामान्यता
वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा में दो स्वर निकट नहीं आते। ये जानकारी संस्कृत के कुछ विद्यार्थियों को हो सकती है, सामान्य लोगों को नहीं है। दो स्वर निकट नहीं आते, दो स्वरों के मध्य कोई व्यंजन अवश्य होगा। अनेक व्यंजन निकट आ सकते हैं, एक व्यंजन के पश्चात दूसरा व्यंजन आ जाए, बीच में स्वर ना हो, ये तो हो सकता है, परंतु दो स्वर निकट आ जाए, उनके बीच कोई व्यंजन ना हो, ये नहीं हो सकता। हमने कहा सामान्यता नहीं हो सकता है। बहुत खोजने से कोई अपवाद आपको वेद में मिल जाए तो ठीक है, परंतु 4 वेदों में 4 अपवाद खोजना कठिन हो जाएगा जहां दो स्वर निकट आए हो, उनके मध्य कोई व्यंजन ना हो। ऐसे शब्द नहीं खोज पाएंगे, ऐसे पद नहीं खोज पाएंगे, बहुत कठिन है। कुछ शैली ऐसी है वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा की कि उसमें स्वर निकट नहीं आते। जैसे हिंदी में हम लोग कह देंगे आ ओ, आ भी स्वर है, ओ भी स्वर है, आ ओ। संस्कृत में नहीं हो सकता। जब पहले हमने आ स्वर बोल दिया है तो उसके पश्चात अगला स्वर आने से पहले कोई ना कोई व्यंजन आएगा अवश्य। आया, आए, आए तो हो सकता है, आओ नहीं हो सकता, आइए भी नहीं हो सकता। अब देखिए आइए में एक उदाहरण में संयोग से आ गया, आ ई ए तीनों स्वर हैं। आपको वैदिक भाषा संस्कृत भाषा में कोई शब्द कोई पद ऐसा नहीं मिलेगा कि उस प्रकार से पूरा का पूरा शब्द केवल स्वरों से बना हो। व्यंजन अवश्य आएगा। बिना व्यंजन का एक स्वर हो सकता है, लेकिन एक से अधिक स्वर का कोई शब्द बन जाए ये नहीं हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार से संस्कृत भाषा की पहचान है। हाँ, यदि कोई एक उदाहरण खोजकर कोई बता भी दे तो उसको यही कहा जा सकता है, एक सूक्ति ये भी है कि अपवादों से नियम की पुष्टि होती है। अर्थात बहुत परिश्रम करके आपने एक अपवाद खोजा कि देखिए वेद में या संस्कृत साहित्य में कहीं हमको ये एक शब्द मिल गया जिसमें दो स्वर निकट आए हैं, तो इससे ही ये सिद्ध हो गया कि इतना परिश्रम करके बड़ी कठिनाई से आप एक शब्द खोज पाए। इसका अर्थ है कि ये नियम अपने आप में वास्तव में है कि सामान्यता दो स्वर निकट नहीं आते। इस अपवाद ने इस नियम की पुष्टि कर दी, खंडन नहीं किया। कितने बड़े संस्कृत साहित्य में एक उदाहरण खोजना आपके लिए कठिन हो गया, बड़ी कठिनाई से एक उदाहरण आप खोजकर ला पाए, तो इससे अर्थ यही निकला, निष्कर्ष यही निकला कि संस्कृत भाषा की प्रकृति ऐसी है कि उसमें स्वर निकट नहीं आते। तभी एक शब्द खोजने में आपको इतने परिश्रम करना पड़ा और बड़ी कठिनाई से आप एक शब्द खोजकर बता पाए कि नहीं इस शब्द में तो है। तो वेद में कोई शब्द एक तितौना है जिसकी चर्चा इसके उदाहरण के रूप में की जाती है। तितौना शक्तुम्यु कोई पद आया है। सत्तु का अर्थ सामान्यतः लोगों ने सत्तु किया है, सतुआ जो हम लोग खाते हैं। तितौना का अर्थ वहां चलनी किया गया है। अब वो जब मंत्र आएगा कभी व्याख्या में तो उस पर हम धातु जर्थाद की चर्चा करेंगे। अभी एक चूंकि भाषा के हम केवल अभी वर्तनी इसके स्वरों के उच्चारण की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें इतना ही समझ लें, तितौना, ती ता के पश्चात ई आया और ई के पश्चात पुनः ता आ गया, तित हो गया। तो यहां तो दो ता के मध्य में एक ई स्वर है, ठीक है, अर्थात ता के पश्चात ई पुनः व्यंजन आ गया, दो स्वर निकट नहीं आए। अब दूसरे ता में आ है, ता ई ता आ तित बना। जब आप तित कह रहे हैं तो उसमें 4 अक्षर हो गए, 2 वर्ण हुए, ता आ ता ई। अब तितौ कह दिया गया, उसके पश्चात ऊ स्वर आ गया, तो ता में आ, उसके पश्चात ऊ। यह अपवाद माना जाएगा। ऐसा उदाहरण लोगों ने बहुत कठिनाई से कहीं एक खोजा है। दूसरा उदाहरण मेरी जानकारी में नहीं आया, कहीं मैंने पढ़ा सुना है कि ऐसा कोई एक शब्द कहीं मिलता है।
संस्कृत साहित्य में, वेद में या संस्कृत में कहीं एक शब्द ये मिला है। तो इसी से सिद्ध होता है कि एक शब्द मिला है और तो उसे अपवाद ही मान लें। अब वो कैसे बना, क्या हुआ, वो अलग विषय हो जाएगा। तो कहने का आशय यही है कि वहां ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होगा? संस्कृत व्याकरण की व्यवस्था के अनुसार ती ता उ अगर होगा, आ उ मिलकर ओ हो जाएगा, उसे तितो बोला जाएगा। जो संस्कृत की परंपरा है उसमें यदि दो स्वर निकट आएंगे तो उनमें संधि हो जाएगी, दोनों मिलकर एक स्वर हो जाएंगे, अलग अलग उच्चारण उनका नहीं होगा। आ और उ आया तो ओ हो जाएगा, आ और ई निकट आएंगे तो ए हो जाएगा। इस प्रकार से संस्कृत में संधियों की परंपरा है। तो स्वर निकट अलग अलग नहीं बोले जाते, उनकी संधि होकर एक स्वर बन जाता है। तो इस दृष्टि से यदि आइए हम हिंदी में लिख रहे हैं, अपनी खड़ी बोली में लिख रहे हैं, तो वो संस्कृत की परंपरा के अनुसार कह सकते हैं कि वो नहीं है। लेकिन खड़ी बोली में तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, आधुनिक भाषाओं में बहुत होते हैं। ये प्राकृत भाषा तक बहुत कुछ संस्कृत की ये परंपरा चली है, स्वरों के निकट न आने की बात वैदिक भाषा में है, लौकिक संस्कृत भाषा में है, पाली प्राकृत भाषाओं में भी ये परंपरा लगभग रही है। उसके पश्चात, प्राकृत के पश्चात जब ये आधुनिक भाषाओं का उद्भव होने लगा, जिन्हें हम लोग खड़ी बोली, पंजाबी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि कहते हैं, इन भाषाओं में ये नियम टूटने लगा, अर्थात स्वर निकट आने लगे, दो स्वरों का निकट अलग अलग उच्चारण होने लगा। तो ये एक सामान्य जानकारी और उपयोगी या कहें रोचक जानकारी भी आपके लिए हो सकती थी इस विषय में, जो हम लोगों ने प्रस्तुत कर दी। तो वैसे तो समय की दृष्टि से आज की चर्चा को यहाँ विराम दे सकते थे। इसके पश्चात वर्ण शिक्षा है, और वर्ण शिक्षा को हम लोगों ने पहले कक्षा में ही घोषित कर दिया था। पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन वर्ण शिक्षा पर हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा कर दी थी, ठीक है ना। तो वर्ण शिक्षा पर तो हम लोग ये वैदिक संस्कृत व्याकरण की दूसरी कक्षा में ही, दूसरे दिन ही पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। उसमें हम लोग उच्चारण स्थान आदि की भी चर्चा कर चुके हैं। और वर्ण शिक्षा जो है, इसमें इस वर्ण शिक्षा के 5 अंग माने गए हैं। अक्षर, पूरी वर्णमाला अक्षरों की चर्चा हम लोगों ने कर दी। स्थान, किस स्थान से किस अक्षर का उच्चारण किया जाता है, उच्चारण स्थान की भी हम लोग व्यापक चर्चा कर चुके हैं उस कक्षा में भी। उसके पश्चात अभी तक कहीं ना कहीं प्रकरण आने पर उसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया। अब ये प्रयत्न, यत्न और प्राण 3 इसके अंतर्गत और हैं। तो मुझे लगता है कि अब इतना जो समय हो गया है आपके द्वारा, जो घोषित समय है इस संस्कृत व्याकरण की कक्षा का, तो वो अब एक प्रकार से पूर्ण हो रहा है। तो नया ये प्रकरण उठाना तो फिर आज उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। अच्छा हो कि इन विषयों को हम कल के लिए रख लें, क्योंकि इनमें से स्वर और स्थान की चर्चा तो हम लोग कर ही चुके हैं, है ना। 5 उच्चारण स्थान हैं, उसके स्थान पर कैसे उच्चारण होता है ये हम लोग कर चुके हैं। तो मेरा विचार है पुलकित जिस व्याकरण की कक्षा को यहाँ विराम दें, आपके द्वारा घोषित समय पूर्ण हो गया है, और अब वेदाष्टक का पाठ कर लें, उसके पश्चात वेद मंत्र व्याख्या की जाए, तो समय की मर्यादा का अनुशासन बना रहेगा। ओम खम ब्रह्म। जी, सभी साथी वेदाष्टक का पाठ कर लीजिए। ग्रुप में सीताराम जी ने शेयर कर दिया था, तो वेदाष्टक खोलें और उसका पाठ करें। हाँ, इसमें यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। इतना किया जा सकता है कि जो आज चर्चा हुई है इस व्याकरण के संदर्भ में, यदि कोई किसी का प्रश्न हो तो ले सकते हैं। उसके पश्चात वेदाष्टक का पाठ करेंगे और फिर हम वेद मंत्र व्याख्या प्रारंभ करेंगे। ओम।
आचार्य जी प्रणाम। जी बोलिए। एक शब्द है सोमोधिपति ही। तो ये इसमें ये मुंह माँ में ओ की मात्रा मुंह और फिर एक वो ऐस जैसा अवग्रह आ रहा है। तो ये अवग्रह और ऊ की मात्रा, तो ये दोनों ही स्वर माने जाएंगे। तो ये एक साथ है। ये इसको स्वर नहीं मानेंगे क्या? जो एस जैसा जो एक आपने जी 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 वो अवग्रह है, उसे स्वर या व्यंजन कुछ नहीं मानेंगे। अवग्रह का वहां आशय है, जैसे एक समय हम लोग कह सकते हैं कि आप लिखते समय कुछ स्थान छोड़ते हैं, या एक रेखा छोटी सी लगा देते हैं, इसे डैश भी आप कहते हैं, योजक चिन्ह। मतलब वो एक अवग्रह का चिन्ह है। वो ये बता रहा है कि इनका उच्चारण अलग अलग किया जाए, कुछ रुक कर किया जाए। तभी सोमो, अगर आप सोमो अधिपति पढ़ेंगे तब ओ के पश्चात आ जाएगा, इसीलिए अवग्रह लगाया, उस आ का लोप हो गया, आ नहीं पढ़ेंगे। सोमोधिपति आपने स्वयं पढ़ा, आ तो पढ़ा नहीं। इसीलिए, क्योंकि यदि आ बोलना होता तो ये समस्या आ सकती थी कि ओ और आ को एक साथ कैसे मिलाकर बोल पाएंगे। तो इसीलिए अवग्रह लगा दिया गया, सोमोधिपति बोला गया, या फिर कुछ और विराम देकर सोमो अधिपति अलग करना पड़ेगा। क्योंकि अब दोनों को एक पद के रूप में पढ़ा जा रहा है, समास करके पढ़ा जा रहा है, संधि करना पड़ रहा है, तो अवग्रह लगा दिया। सोमो के पश्चात ओ के पश्चात धा पढ़ा आपने, धीपति, आ लुप्त हो गया। वो जो अवग्रह का चिन्ह है यहां पर वो लुप्त आ का संकेत भी कर रहा है। यहां पर आ था, दो स्वर एक साथ नहीं बोले जाते, इसलिए एक आ का लोप हो गया। ओम, बताइए, और कुछ बात हो तो कह सकते हैं। आचार्य जी, ये जो अवग्रह ऐसा आया हुआ है ना, इसका जब हम अर्थ करेंगे ना पदार्थ के रूप में, तब इसको सोमः अधिपति करके अर्थ करेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो एक प्रकार से संधि विग्रह होगा, तो इसको इसलिए इसको एस नहीं बोला, अ नहीं बोला। जब इसका अर्थ करेंगे ना, जब अधिपति आ जाएगा इसमें, सोमः अधिपति ही। जी, ये आपने ठीक बताया, वही बात हमने कही थी, आपने और स्पष्ट किया, अच्छी बात है। शब्द है सोमः अधिपति, संधि हो गई तो विसर्ग का ओ हो गया, सोमो हो गया। अब उसको जोड़ना है अधिपति, तो ओ के पश्चात आ बोल नहीं सकते, क्योंकि दो स्वर का एक साथ उच्चारण करते नहीं। तो आ लुप्त हो गया, सोमोधिपति आपने संधि करके एक साथ बोल दिया। जब अर्थ करेंगे तो आपको संधि विग्रह करना पड़ेगा, और फिर सोमा अधिपति अर्थ करना पड़ेगा। ओम। और कोई प्रश्न बात हो तो कह सकते हैं, अन्यथा वेदाष्टक पाठ करें और वेद